नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हुए तक मुख्य हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गिनवाए जातिगत जनगणना के फायदे। बोले, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिमाइंडर लेटर भी भेजेंगे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में एक बार फिर से अफसरशाही को लेकर शिकायतों की भरमार रही। नशे में धुत सेना के जवान ने पत्नी समेत 3 महिला को मारी गोली, नाबालिग के दोनों पैर जख्मी। और नियुक्ति को लेकर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे अनियोजित कार्यपालक सहायक। बीजेपी कार्यालय में जमकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में एक बार फिर से अफसरशाही को लेकर के शिकायतों की भरमार रही। सबसे दिलचस्प मामला सुपौल जिले के डीएम के खिलाफ आया। सुपौल से आया एक फरियादी अपने साथ 51 आरोपों की पोटली लेकर आया। फरियादी ने नीतीश कुमार के सामने बैठते ही आरोप लगाया कि सुपौल जिले में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। जिले के डीएम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से जुड़ी योजना में घोटाला किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की योजना में भी जिले में जबरदस्त गड़बड़ी का आरोप फरियादी ने लगाया है। इतना ही नहीं, तालीमी मरकज घोटाले का भी आरोप डीएम के ऊपर लगाया गया है। बताइए क्या मामला बताइए। सर, मेरा नाम रुचि भारती है। मैं बनारस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा ये फाइनल ईयर है। सर, मैं पूर्वी चंपारण जिले के पताई प्रखंड के जियोली गांव से आई हूँ। सर, मेरे पिताजी नीरज कुमार 20 वर्षों से दैनिक जागरण में पत्रकार हैं। सर, उनको झूठे मुकदमे में आज से 9 महीने पहले फंसा दिया गया। सर, 9 महीने से मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका है मुख्यमंत्री। और हम लोग जी सर, मेरे पिताजी को सर डीआईजी सर मुख्यमंत्री जी सर, बस 2 मिनट आप हमें मौका दीजिए बोलने का। सर, मेरा कॉलेज आज से 10 दिन पहले खुल चुका है, लेकिन बस हम आपसे मिलने के लिए इंतजार में थे। बस एक बार आपसे मिलकर अपनी बात करेंगे। सर, मेरे पिताजी को 9 महीने से सर न्याय के लिए मेरे पिताजी दर दर भटक रहे हैं। सर, 11 जून को डीआईजी चंपारण परिक्षेत्र बेतिया ने सर इस केस की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट तौर से इस केस को संदेहास्पद करार दे दिया। और सर, उसके बाद 9 बिंदुवार जांच किए अनुसंधानकर्ता को इस केस के, और 9 बिंदुवार जांच की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। नहीं किया है सर, नहीं किया। सर, आगे तो सुन लीजिए सर। उसके बाद मेरी बताइएगा क्या सर, केस अगर ऊपर है, केस है ना ऊपर, क्या उसकी जांच नहीं की है अभी? सर, जांच कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं कर रहा है, तुरंत करेगा, देखेगा। खुल गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल गई। सर, एक बार डीएसपी सर जो पकड़ी दयालय सुनील कुमार सिंह सर, उनको अपने स्तर से सर बोला जाए। अरे आप ये सबसे ऊपर तो भेज रहे, सुनते ही नहीं है, पढ़ती हो, इतना भी सेंस नहीं है। अरे हेलो भाई, लड़की आईएएस के पिताजी हैं, कोई पत्रकार पर केस चला, लेकिन कोई जांच भी नहीं कर रहा और वो परेशान। इनका पूरा बात समझ सही है गलत है, इसको समझ करके एक्शन तुरंत। तो वहीं एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंच गई। पीड़िता ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह 5 महीनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन शिकायत सुनने के बावजूद आरोपी डीएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। युवती ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि वह बीते शुक्रवार को बिहार के डीजीपी ए के सिंघल के सामने भी अपने फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन डीजीपी ने तो हद कर डाली। डीजीपी ने कह दिया कि लड़कियां पहले अपने अदाओं से लड़कों को फंसाती है और फिर बाद में उनके ऊपर आरोप लगाती है। हैरानी की बात है कि जिस डीजीपी की शिकायत लेकर के पीड़िता मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उस पीड़िता को उसी डीजीपी के पास वापस भेज दिया, जिसके ऊपर उसने अभद्र बातें और लड़कियों को लेकर गलत टिप्पणी करने को लेकर आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री बारी बारी से फरियादियों की शिकायत भी सुन रहे थे। इस दौरान सीएम के सामने यौन शोषण और कुकर्म के 2 मामले सामने आए। मैंने डीएसपी अमन कुमार एसटीएफ के जो डीएसपी हैं उन पर रेप का एलिगेशन लगाया था। 5 महीने से मैं कंप्लेंट लेके सब जगह घूम रही हूँ। सारी जगह कंप्लेंट ले लिया जाता है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फ्राइडे को मैं डीजीपी सर के यहाँ मिलने गई थी, तो उनका कहना है कि लड़कियां पहले अपने अदा से सताती हैं लड़कों को, उसके बाद उस पर एलिगेशन लगाती है। डीजीपी ऐसा बोल रहे हैं तो कौन
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू अगर जातिगत जनगणना को लेकर सड़क पर नहीं आते तो हम इस मुहिम में सफल नहीं होते। हमारी कोशिश है कि वंचित समाज मुख्य धारा में आए। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, इसलिए हम लोग एकजुट हुए और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर आए। गरीबों का कल्याण होगा तो उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका होगी वो जाति जनगणना को मिलेगा, क्योंकि इससे आपको सही आंकड़े जो है पता चलता। अब मंडल का विषय नहीं बनता तो आप सब लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश में कितने हजार जातियां। इसलिए आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब लोग जो हैं यहाँ विस्तार रूप से हम लोग पार्टी के लोग जो है आज शहादत दिवस हम लोगों ने मनाया है और सभी हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सब से कहेंगे कि जगदेव बाबूजी को, खास तौर पे जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, वो सब जो है जगदेव बाबूजी को पढ़ें और जानें। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव ने नए सामाजिक संगठन के गठन का ऐलान किया है। रविवार को पटना में छात्र नेता, युवा और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठक के बाद तेज प्रताप यादव ने छात्र नाम से नए संगठन की घोषणा की। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि यह संगठन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती देगा। उसकी माने तो संगठन का विस्तार बिहार के अलावा बाहर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संगठन आरजेडी के बैकबोन के रूप में काम करेगी। बीजेपी मंत्री नीरज बबलू और सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप यादव को अलग विंग बनाने के ऐलान पर बधाई भी दी। देखिए, हमने पहले कह चुका है कि तेज प्रताप जी एक टैलेंटेड आदमी हैं और उनको अपने टैलेंट के हिसाब से अपने पार्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम समझते हैं कि आरजेडी का जो छात्र विंग है या पूरा विंग है वो पूरी तरह निकम्मा हो चुका है। उनको उस पर विश्वास नहीं रह गया है। तो टैलेंट का अपना उपयोग करते हुए तेज प्रताप जी अगर अपनी पार्टी बनाए हैं, अलग से अपना छात्र विंग बनाए हैं, हम उनको शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, अपना उपयोग करें अपने टैलेंट का और जनता का काम करें। आपको लगता है कि बंटवारा हो रहा है राजद? हमको बंटवारा से मतलब नहीं है। हम तो सीधे तौर पर अगर आरोप लगाने की बात आएगी तो हम तो सीधे तौर पर लालू प्रसाद जी को कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार में सामंजस्य नहीं रख सकता है, अपने परिवार को संभाल के उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जगह नहीं दे सकता है, वो आदमी राज्य में क्या कर सकता है, राज्य के लोगों के साथ क्या कर सकता है? तो उनको सबसे पहले जो परिवार में टैलेंटेड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको जगह देना चाहिए। ये तो परिवार में ही भेदभाव हो रहा है। तो तेज प्रताप जी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनको उसके हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो अपने टैलेंट का उपयोग कर रहे हैं, अलग से छात्र विंग बना रहे हैं, तो हमको हमारी शुभकामना है। अलग से पार्टी भी बना लेना चाहिए क्या उनको? जो भी बनाना चाहे हमारी शुभकामना है। पार्टी बनाए, विंग बनाए, काम करे, हम लोगों की शुभकामना है। अपने हर व्यक्ति को अपने टैलेंट का उपयोग करने का क्षमता होना चाहिए, काम होना चाहिए। पूरा प्लेटफॉर्म है, अपना लोग काम करे, अच्छी बात है। आप उन सहयोगी दल आज आपको करना चाहिए क्या? ये तो बहुत दिनों से ये परंपरा चल रही है। 2006-07 से सहयोग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हमारे मंत्री जिनकी आवश्यकता जनता दरबार में होती है वो मंत्री वहाँ होते हैं। आज बबलू जी और हमारा दोनों का तीसरे सप्ताह में रहता है, तो तीसरे सप्ताह में हम लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में रहते हैं। वहाँ यहाँ जीवेश मिश्रा जी रहते हैं, दूसरे मंत्री रहते हैं। तो जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के साथ होती है हम लोग वहाँ उपलब्ध होते हैं और जो लोग उस कार्य से मुक्त होते हैं वो यहाँ के सहयोग के कार्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या अब तो जनता दल यूनाइटेड में भी ये कार्य शुरू कर दिया गया है कि वहाँ भी जनता दरबार का सहयोग का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री ये है कि आप लोगों ने पहले कहा था कि जिस तरह से विवाद है राजद में दोनों भाइयों में, उनकी संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, लोटा गिलास थाली भी बढ़ जाना चाहिए। तेज प्रताप ने अपनी एक अलग छात्र परिषद बनाई है, क्या लग रहा है कि ये? देखिए, नीरज बबलू जी ने इसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है, इसलिए राजद के एक युवराज अब एक अलग विंग बना रहे।
तो राष्ट्रीय जनता दल काम करने में अक्षम हो गई है। इसलिए ना राष्ट्रीय जनता दल के एक युवराज को एक व्यवस्था खड़ा करनी पड़ रही है। तो अक्षम हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हमारा दोष नहीं है। भाजपा जनता दल यूनाइटेड तो बिहार के विकास के लिए काम करे। यदि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है तो हमारा कुछ नहीं कहना है। वो अक्षम हो गई तो तेज प्रताप ने अलग एक दुकान खोल दिया, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन जदयू विधायक है, उनका जिस तरह से तस्वीर वायरल हुआ है गोपाल मंडल जी से, उस पर क्या? देखिए, उस पर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, पार्टी को निर्णय लेना है। जनता दल यूनाइटेड उस पर निर्णय लेगी। जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी अपना तय करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर बिहार के बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां सेना के एक जवान ने अपनी पत्नी और 3 महिला को गोली मार दी है। गोली उसकी पत्नी के अलावा पड़ोस के एक महिला, एक 15 साल के लड़के को लगी है। सभी घायलों को इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़बत गांव की है। नशे में धुत जवान अपनी पत्नी अनीता के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके बाद वो भागकर घर के बाहर चली गई। गांव की महिलाओं के बीच जाकर छिप गई, जिसके बाद गुस्से में आर्मी जवान ने घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी दोनली बंदूक निकाली और महिला पर गोली चला दी। मार मरले लखा खोजत खोजत हार गई लखन, तब बंदूक लेके निकलल है। तब मेहर के झुंड देख के जानलक कि वहीं बिया, वही से टीक के निशान लगा के गोली चलैलक है। आदमी के लगल बा? 3 आदमी के। तो मारे वाला मालिक रहे हैं? मालिक हवन, अच्छा आर्मी के जवान हवन। अच्छा। तो वो बंदूक घरे के बंदूक रहे? दुनाली बंदूक ले ले बड़ा लाइसेंस। नियुक्ति की मांग को लेकर नियोजित कार्यपालक सहायक अभियंता बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय परिसर में अभ्यर्थी ने जमकर हंगामा मचाया। अभ्यर्थी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने की मांग कर रहे थे। पंचायती राज मंत्री ने मिलने की मांग को लेकर नियोजित कार्यपालक सहायक बीजेपी कार्यालय पहुंचे। भारी संख्या में आए अभ्यर्थी की मांग है कि उनकी जल्द से जल्द बहाली की जाए। देखिए, उसमें से 7600, मैंने तो कहा ही, उस समय वैकेंसी 8000 की ही थी और उसमें से 7600 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। लगभग 4000 से अधिक हुए थे जब हम मंत्री बने 2021 के फरवरी के बाद। हम लोगों ने इसकी जो रिक्तियां थी उसको बढ़वाया और अभी 7600, क्योंकि RTPS काउंटर जो हमारे पंचायतों में खुले हैं उसको हम लोगों ने तय कर दिया है कि हर हालत में 2 से 2.5 घंटा हर हालत में 10 से 5 के बीच में खोलना है, जिससे कि लोगों को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए अब जो कार्यपालक सहायक हैं उनको हर हालत में पंचायत में योगदान देना पड़ेगा। तो प्रत्येक जगह पर एक लोग हमारे प्रतिनियुक्त किए जा चुके हैं। अब आगे के दिनों में, क्योंकि छठा वित्त आयोग का एक अनुशंसा आया है जिसमें 2 व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाएंगे और दूसरा प्रत्येक पंचायत में एक और कार्यपालक की नियुक्ति करेंगे जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से किए जाएंगे। तो हमने यही आग्रह किया है, जो हमारे चयनित लोग थे उनसे, जो पैनल में थे, क्योंकि पैनल तो बनाया जाता है ऊपर से नीचे, तो जो पैनल बने हैं उनको हम लोगों ने कहा है कि इसको भी समायोजन उसमें किया जाए, उसके माध्यम से इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी। हमें प्राइवेट एजेंसी के पास क्यों भेज रही है? पहले तो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये कार्यपालक सहायक की बहाली पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी। अब इसकी व्यवस्था बेल्ट्रॉन, ये हमारा PSU है, गवर्नमेंट के IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और स्वाभाविक है कि अभी लगभग 7600 से अधिक लोग कार्यपालक सहायक के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं। और आगे के दिनों में हम लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि हम और 8000 लोगों की बहाली कार्यपालक सहायक के तौर पर करेंगे। और इसकी एक व्यवस्था है कि बेल्ट्रॉन के तहत 2 या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में 30 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो वो पूरे प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम लोग बहाली करेंगे। और जो लोग जिले में कार्यपालक के तौर पर जिन्होंने आवेदन किया था
उसके लिए भी हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि वे लोग भी आगे के दिनों में परीक्षा देकर इसमें 30 मार्क्स या हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में लाकर एक व्यवस्था के तहत उनको नौकरी दी जा सके। बिहार सरकार स्वयं इस बात को लेकर के कई बार दोहरा चुकी है कि हर घर नल, हर घर बिजली, हर घर पक्की सड़क, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वाकई में कुछ नहीं हुआ है। इसकी जब हमने पड़ताल करने मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत छतौनी पंचायत में पहुंचे तो बिहार सरकार के तमाम घोषणा की पोल खोल कर रख दी है। मुखिया के द्वारा इस पंचायत में विकास के नाम पर अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ना ही नल जल योजना का काम पूरा हुआ है। ग्रामीण सिर्फ आस में रहते हैं कि कब कोई आए और इस नर्क सड़क को बना दे। पिछले 5 सालों में इतना विकास किया है कि जनता गाली देने से भी नहीं चूक रही। सड़क की हालत ऐसी है कि अगर धान लगा दिया जाए तो फसल पैदा हो जाए। मुखिया आके नल जल सब जोड़ दल के पानी नहीं दे है, कहीं नहीं चले वो नहीं चले है। आज तक कहियो पानी नहीं आया, आज तक कहियो पानी नहीं आवे ना, आज तक कहियो नहीं। कोई मुखिया के कहियो से अपन पाइप उखाड़ कर ला जेते। क्या नंबर वार्ड में घर है? 1 नंबर। नाम? श्री चंद साफी। नहीं नल देने है, नहीं इंदिरा आवास देने है, नहीं खरंजा बैठे नहीं है। दुहाई पर से निकल ली, खरंजा पर गिर पड़ी, छिहल का गिर पड़ी, हाथ पैर टूट गए। मुखिया जी अभी तक कोनो काम नहीं केलक। अथी सब देने है। रोड कते दिन से नहीं बनल है? ई रोड दहिया से हम सब बसल छी, तेया से हमरा सब रोड नहीं आला। खरंजा बैठे से बैठले। अब ये नल जल योजना जे छै ओमे पानी तानी नहीं चले है, कुछो नहीं, कुछो नहीं। महीना बैठा कर सोदे ब्रेक देना है। जल समस्या से सो पानी तानी लगते हैं, पानी निकासी के व्यवस्था से होने के नहीं। तो मुखिया जी अपना कॉलो करे न छी, ओई कॉलो के निकासी हमरा से कनी क दी, नलो उलो द दी से हो किछ। तो मुखिया जी जितला के बाद में कहियो आलत कि नहीं? मुखिया जी जितला के बाद में कहियो आला है कि नहीं? कहियो नहीं आला मुखिया जी, देखो ले। तो अब अखन फिर चुनाव आबि गेले, फिर मुखिया जी तब वोट मांगल है, तो की कहबन मुखिया जी के? हां त जे बनाए थे तकरा देबै। उ मुखिया जी ठाड़ होते ना, उ मुखिया जी से हम सतबत करबे, जाओ हमरा टोल के चिकन क देते त मुखिया के जब देबै। इंदिरा आवास देत, इंदिरा आवास दियाबो, सब कुछ करबो, जे रास्ता पैरा करत तब केला नहीं देबै। अहाँ के आ जे या त तकरा झट में पीठ खरा लक बरनिया खरा लक मारबै। अहाँ के अपन परिचय? नाम के हमर अमिर्ची देवी। 14 वार्ड में सब चीज का लिखा पढ़ा। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधी के मंसूबे कम होते नहीं दिख रहा है। बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। एक मामला गायघाट थाना क्षेत्र से आया है, जहां थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 स्थित गायघाट और जारंग चौक के बीच एक पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रक से बदमाशों ने बेखौफ होकर तेल काट लिया और जब पेट्रोल पंप कर्मी ने शोर मचाया तो पंप परिसर से बाहर जाकर बदमाशों ने कर्मी को हथियार दिखाकर पास बुला रहा था। दरअसल घटना CCTV में कैद हो गई। फिर घटना की सूचना गायघाट थाना को दी गई, साथ ही लिखित आवेदन भी दिया गया। सर वो आया उधर से लगाया, डीजल पॉइंट पे लगाया। इसके बाद बोला कि भैया हम गूगल करेंगे 5000 का, जो हम तेल लेंगे 3000 का, 2000 रुपया कैश लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है दे देंगे। तो पहले बोले कि फंसता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसलिए पहले कर लीजिए ट्रांजैक्शन। कर लिया, 5000 का ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसके बाद हम उनको दे दिए 3000 का डीजल, 2000 कैश दे दिए। तो बोले कि हम बहुत दूर से आए हैं तो थोड़ा देर रुकेंगे। तो आगे गाड़ी बढ़ा के उधर वहाँ पे रुके 5-7 मिनट। और इसके बाद वहाँ एक ट्रक लगी हुई थी, तो वहाँ हम गए, ट्रक को बोले कि भैया इधर डीजल चोरी उरी होता है, बगल में लगा लीजिए। तो उसको हम लगवा दिए बगल में। तब ले चल गया, वो डीजल ले रहा था। उस समय मेरा वीडियो बना लिया। हाँ, क्या देखे हम देखे हम जब 1 घंटा के बाद नींद खुला, गाड़ी आई तेल लेने के लिए। नींद खुला तो उसको देख रहे हैं, 3-4 आदमी के साथ आके वहाँ पे गाड़ी रोड पे लगाया हुआ था और ट्रक से डीजल निकाल रहा था। वही 2-3 ड्राम डीजल निकाला। इसके बाद हम हल्ला किए तो वो हमको बुलाया, पास में बुला रहा था। पिस्टन उस्टन रख ले था, पास में बुला रहा था। चेहरा भी देखे क्या? जी हम
दूर से चेहरा नहीं देखे, उनका वहाँ का चेहरा नहीं देखे। तो आप इसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? जी हम क्या इसी। नाम हुआ आपका? जी सोनू कुमार। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के राज कॉलोनी में पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे 30 वर्षीय वंदना कुमारी घायल हो गई है। इसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। घायल वंदना कुमारी ने बताया कि आए दिन उसके पति मारपीट करते हैं। उनकी एक बेटी भी है। पत्नी ने आरोप लगाया कि बेटा नहीं होने के कारण उसके पति उसे प्रताड़ित करते हैं। बताइए तो। हस्बैंड हमको मार रहे हैं जान से, कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है। हमारे नहीं रहने पर घर में किसी लेडीज को लेके आ रहे हैं और साथ में 3 आदमी को भी लेके आ रहे हैं। ये हर बार का है, 6वां बार है। हम मायके चले जाते हैं, कोई कार्य प्रयोजन में ही जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। भतीजा का मुंडन था, उसमें हम गए हैं तो उनसे पैसा मांगे, वो 1 रुपया भी नहीं दिया। सास ससुर से भी मांगे, वो नहीं दिया। फिर भतीजा का मुंडन था, हम अपने आप चले गए हैं। वहाँ से जब हम राखी को बांध कर आए 1 हफ्ता के बाद, तो हमको 2 दिन के बाद मोहल्ले से मालूम चला। कौन मोहल्ला है? सासाराम राजकल में। हमेशा मारपीट होती है? हाँ, शादी के बाद ही हमको जो पहली बेटी हुई तब से ही हमारे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम वंदना देवी है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।